हम्म, हेलो। नमस्कार मित्रों। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर मैं शुरू किया हूँ। इसके अंतर्गत अभी तक मैंने 4 वीडियो इंग्लिश ग्रामर का तैयार करके आपको YouTube पर लोड कर दिया। आज इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 बनाने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस को मैं बताया था। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो आई बटन पर जा करके आप देख सकते हैं। आज हम आपको वाक्यों की पहचान, जैसा कि कल मैं आपको बताया था कि मुख्य रूप से वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी मैं बताया था कि जब ऊंची कक्षाओं में आप जाएंगे तो इन्हीं वाक्यों का विस्तृतीकरण आपको मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं वाक्यों की पहचान सीरीज में साधारण वाक्य, जिसे स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, उसकी पहचान लेकर के हम चलेंगे। हाँ तो मित्रों, हम वाक्यों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं। तो वाक्य की पहचान के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। बिना शब्दों की जानकारी के हम वाक्य की पहचान नहीं कर पाते हैं। हम अभी आपको बता रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द कौन कौन होते हैं, उसको हम पहले पढ़ेंगे, तब आगे हम चलेंगे।
हाँ, तो मित्रों, वाक्यों की पहचान करने के लिए जब तक आपको इन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, आप अच्छी तरह से वाक्य की पहचान नहीं कर पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है, सुझाव है मेरा कि आगे बढ़ने के पहले, वाक्य की पहचान पढ़ने के पहले इन शब्दों को अपने बच्चों को कंठस्थ करा दें। अन्यथा की स्थिति में आगे पहचान समझना कठिन है। हाँ, हेलो। तो देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन आते हैं, ये आपको हम रिवाइज कर देते हैं। व्हेन मीन्स कब होता है, व्हाई, WHY, व्हाई मीन्स क्यों होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का अर्थ एक ही होता है, कितना, कितनी, कितने। लेकिन आपको मैं संक्षिप्त रूप से ये बताना चाहूंगा कि हाउ मच कहाँ लगता है, हाउ मेनी कहाँ लगता है। जहां मात्रा की बात आती है, द्रव्यमान की बात आती है, परिमाण की बात आती है, वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और जहां गिनती, काउंटेबल, गिनती, किसी चीज की गिनती की जाती है, वहां पर कितना, कितनी, कितने अर्थ में हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। हु मीन्स कौन, हुज, WHOS, हुज मीन्स किसका, व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या, व्हिच, WHICH, व्हिच मीन्स कौन सा। उसी तरह से आप निगेटिव वर्ड देख लीजिए। नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। नो का मूल भाव जो है अक्सर प्रयोग होता है, नो का मतलब बिल्कुल नहीं। नो और नॉट में डिफरेंस यही है कि नॉट का अर्थ नहीं में लिया जाता है, जबकि नो का मतलब बिल्कुल नहीं से होता है। तो मुझे आशा है कि आप इसको पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब हम आपको वाक्य की पहचान कराने जा रहे हैं। हाँ, तो मित्रों चलिए हम लोग वाक्यों की पहचान के प्रथम पादान पर सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। मेन साधारण वाक्य कह लीजिए, या स्वीकारात्मक वाक्य कह लीजिए, या सकारात्मक वाक्य कह लीजिए। अब हम इसकी पहचान पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द
और नकारात्मक शब्दों का लोप होता है। उन वाक्यों को सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। कोई भी यदि आपसे पूछे कि साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस? देयर योर आंसर विल बी दैट। तब आपका उत्तर होना चाहिए कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्दों का लोप होता है। ध्यान दीजिए, लोप होना मतलब गायब होना। मतलब कि जो वाक्य आपके सामने रहेगा उसमें न तो आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा और न तो नकारात्मक शब्द। तो आपको पहचान जाना चाहिए कि यह सकारात्मक, साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य है। हाँ, हेलो। तो अब उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। जैसे राम, जैसे या फॉर एग्जाम्पल राम एक लड़का है। जब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो लिखते हैं राम इज ए बॉय। कृपया सेंटेंस पर ध्यान दें। अब आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर आप स्वयं अपने मन में सोचिए। राम एक लड़का है। अब इस वाक्य में 4 शब्द है। अब आप बताइए कि चारों शब्दों में जो पीछे मैं आपको प्रश्नवाचक शब्द बताया है, नकारात्मक शब्द है, आपका उत्तर होगा कि नहीं। तो जब नहीं है तो यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य साधारण वाक्य है। राम इज ए बॉय सिंपल सेंटेंस है। हमें आशा है कि आप इसको उदाहरण से समझ गए होंगे। हाँ, तो अब हम
निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द पाया जाता है, जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द कौन कौन होता है ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसी वीडियो में बता चुका हूं। तो जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द नो, नॉट, नेवर, नहीं, बिल्कुल नहीं आए तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, राम एक लड़का नहीं है। एक किताब नहीं है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट ए बुक। अब फिर आपका ध्यान हम ले आना यहाँ चाहेंगे कि वाक्य पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द पाया जाता है, जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द नो, नॉट, नेवर पाया जाता है, उनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में देखिए, यह एक किताब नहीं है। अब आपसे कोई पूछ दे कि यह कैसा वाक्य है, तो आपको बताना चाहिए, बताने के पहले सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इस 4-5 जो वर्ड है वाक्य में, इसमें कहीं निगेटिव वर्ड है कि नहीं। तो आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए कि निगेटिव वर्ड है, अतः यह वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। अब तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें दो तरफ का आपको ध्यान देना है। एक तो हर वाक्य में सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, डू, डज, हैज, हैव, हैड। इस तरह के सहायक क्रियाएं होती हैं जो इंग्लिश सेंटेंसों में वाक्य के शुरू में लगाई जाती। दो तरह से पहचान। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो तो इंग्लिश सेंटेंस में प्रारंभ में ही उस वाक्य की सहायक क्रिया होती है, उस वाक्य की सहायक क्रिया लगी रहे, सहायक क्रिया
लगी रहती है। उदाहरण के रूप में हम आपको समझाना चाहेंगे, क्या यह एक किताब है? अब आपसे कोई ये पूछ दे कि यह किस तरह का वाक्य है, तो आपका ध्यान फिर वही पुराने फार्मूले पर जाना चाहिए। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं। यदि प्रश्नवाचक शब्द है तो यह प्रश्नवाचक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ये 5 जो इसमें शब्द है वाक्य में, इसमें यह शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है। अतः यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लिखते हैं इज दिस ए बुक। इस तरह जब हिंदी वाक्य में क्या शुरू में हो तो सहायक क्रिया वो इंग्लिश में पहले कर दी जाती है। सहायक क्रियाओं से वाक्य की शुरुआत की जाती है। और जब वाक्य के शुरू में सहायक क्रिया हो इंग्लिश सेंटेंस में तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब दूसरे नंबर, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, तो भी वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं, यह क्या है? यह क्या है? ये 3 शब्द है। अब इनमें हमें ढूंढना है कि प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहां प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं और प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उस समय हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्या क्या की अंग्रेजी व्हाट हो गया, व्हाट इज दिस, हम आशा करते हैं कि आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि दोनों तरह का, एक तो सहायक क्रिया शुरू में हो जाती है इंग्लिश सेंटेंसों में और हिंदी में भी शुरू में हो जाती है, तो उसको किस तरह से अनुवाद करते हैं। और दूसरा होता है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में लग करके प्रश्नवाचक वाक्य तैयार किया जाता है। तो
अब हम चौथा नंबर जो है वाक्य का प्रकार उसके बारे में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि कब जो है वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाता है। क्या यह एक किताब नहीं है? ध्यान देने वाली बात है कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों पाए जाते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों पाए जाते हैं उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द होगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, और जब उसमें नकारात्मक भी डाल दिया गया तो नकारात्मक हो गया, अतः वह वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक कहलाएगा। उदाहरण के रूप में देखिए कि इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो प्रश्नवाचक है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या इसमें नकारात्मक शब्द भी है? तो आप यहाँ देखिए, ये नकारात्मक शब्द है, अर्थात इस वाक्य में दोनों पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इज दिस नॉट ए बुक। एक बात आपको आपको हम बता देंगे कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द लग करके प्रश्नवाचक वाक्य तैयार होगा तो हिंदी हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ये हमेशा पहचान कीजिए। अब इस वाक्य में देखिए, शुरू में वाक्य के शुरू में मैं अभी पीछे बताया हूं कि जब वाक्य के शुरू में सहायक क्रिया लगी तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और इसमें देख रहे हैं कि निगेटिव भी है, अतः यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अब हम समझेंगे कि आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा देना, किसी से कुछ मांगना, ईश्वर की प्रार्थना करना, किसी से निवेदन करना प्रकट हो, उन वाक्यों को हम आज्ञा सूचक वाक्य या इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आदेश आओ, आओ, जाओ, 1 रुपया दो, तो हिंदी वाक्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें क्रिया प्रधान होती है, मुख्य क्रिया, यानी हम वाक्य की शुरुआत मुख्य क्रिया से करते हैं। जैसे आओ, तो आना की अंग्रेजी क्या हुआ? कम हो गया। जाओ, गो। 1 रुपया दो, दो देना। अब इसमें ध्यान दिए, देना, तो देना के लिए क्या होता है? गिव, गिव।
1 रुपीज, 1 रुपी। थोड़ा और इसको हे भगवान, हे भगवान। चलो फिर आपको रिवाइज कर रहे हैं कि जिन वाक्यों में आज्ञा देना, निवेदन करना, शुभकामना देना, बधाई देना प्रकट हो, उन वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब ये अंतिम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को संबोधित करना, सुख दुख का एहसास होना, भावनाओं का एहसास होना प्रकट हो, उन वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हे राम, ये संबोधन का निशान, यह तूने क्या किया। तो God, what have you done? बस फिर एक बार आपको रिवाइज करते हैं। जिन वाक्यों में सुख दुख, हर्ष विषाद, अट्टहास, सुख दुख, हर्ष विषाद, अट्टहास, आश्चर्य प्रकट हो, उन वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वाक्यों की पहचान बताऊं। फिर अगली वीडियो में अब हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो में कहीं भी यदि आपको त्रुटि महसूस हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करें। यथासंभव आपके संदेहों को, सस्पिशन को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। हमारे व्यूअर्स मान्यवर अभिषेक तिवारी जी ने कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव दिया है पिछली वीडियो में। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आगे आने वाले वीडियो में भी यदि कहीं त्रुटि महसूस होगी, कमी महसूस होगी, तो आप एक शुभचिंतक की तरह सुझाव देते रहेंगे। धन्यवाद।